इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। जो कौन सा चैप्टर आज? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक नज़र में। अच्छा, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक NCERT बुक से उसमें हम लोग जो है ना लगभग 56 तक कर लिए थे। उससे आगे क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं। चलिए शशि जी 57 नंबर पढ़िए। 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। ये सीमांत Next. उपभोग को बताता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। निजी और सार्वजनिक दोनों। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे 59 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? खुली अर्थव्यवस्था में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। एकदम होता है। खुली अर्थव्यवस्था से भारत विश्व के अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। दोनों सही है। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के पंचक क्षेत्र यानी क्वाइनरी सेक्टर का उदाहरण है? केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की सेवा देना। पंचक क्षेत्र का उदाहरण है केंद्रीय मंत्रालय में कैबिनेट मंत्रियों को सेवाएं देना। अर्थव्यवस्था को मूलतः 5 क्षेत्रों में बांटेंगे। 5 सेक्टर में पाँच। देखिए पहला में क्या है? प्राथमिक में है प्राकृतिक संसाधन और उत्पादन के रूप में, यानी कि कृषि रूप से हो गया। दूसरा में है कच्चे माल को तैयार उत्पादक मतलब विनिर्माण हो गया। तीसरा में क्या हो गया? तो विभिन्न प्रकार की सेवा हो गया। चौथा में हो गया ज्ञान क्षेत्र में संबंधित सेवा। और पंचक क्षेत्र में हो गया निर्माण। क्या हो? निर्णय नीति निर्माण, जैसे केंद्रीय पंचित हो गया। निर्णय लेना, कोई भी विशेष निर्णय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का उसी में होता है। क्या होता है? निर्णय लेना होता है। पंचक क्षेत्र समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप सीडीएस एक वित्तीय अनुबंध है जो एक निवेशक को किसी अन्य निवेशक के साथ अपने ऋण जोखिम को ऑफसेट करने की अनुमति देता है। स्वैप का विक्रेता जोखिम के लिए आवधिक सुरक्षा शुल्क प्राप्त करता है। स्वैप की विक्रेता को यह विश्वास रहता है कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्यवर्ती उपभोग से अभिप्राय उस व्यय से होता है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती वस्तुओं की खरीद पर किया जाता है। सही है, ये सही है। डिस्कशन पढ़ लें इसका। अंतिम वस्तुएं राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित की जाती है, अतः भी गलत है। लेखा वर्ष में फर्मों के द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए अंतिम वस्तुओं को पुनः बिक्री नहीं की जाती है, ये भी गलत है। एक वर्ष में या उससे अधिक कुछ समय के लिए उपभोग में की जाने वाली वस्तुओं को अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, अर्ध टिकाऊ कहते हैं, वहाँ दिया हुआ है टिकाऊ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? वैसे देश जहां औद्योगिक उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है या बहुत निम्न स्तर का है, साक्षरता कम है और जो सदैव विदेशी सहायता एवं ऋण पर निर्भर है, अत्यंत विकसित देश या चौथी दुनिया कहलाते हैं। सही है। किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्ध के स्तर के बीच आरेखीय संबंध दर्शाने वाले वक्र बेब्रिज वक्र कहलाते हैं। बेब्रिज वक्र क्या दिखलाता? किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध दर्शाने वाले वक्र को बेब्रिज वक्र कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट। क्या है? पॉइंट ऑफ सेल ऐसी दुकानों पेट्रोल पंपों से संबंध है जहां
खरीदारी करके बैंक के डेबिट कार्ड को स्वैप करके भुगतान किया जाता है। मतलब जो ऐसे खींचा जाता हाँ है। स्टेप किया जाता है ना। पॉइंट ऑफ सेल। जैसे अभी लगभग दुकान पे हो गया है कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आय के चक्रीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही पढ़ते हैं। यह अवधारणा सरल रूप में प्रारंभ होती है और बाद में जटिल हो जाती है। सरल रूप में ये उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच दो तरफा आय प्रवाह को दर्शाता है, जो कारक भुगतान वस्तुओं और सेवाओं तथा उनकी खरीद पर भुगतान इत्यादि के रूप में आय प्रवाह की व्याख्या करता है। सही है। तो चक्रीय प्रवाह है। आगे है फिर उच्च मॉडल वित्तीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र के जुड़ने के साथ विकसित होते हैं, जिन्हें सेक्टर 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल की संज्ञा दी जाती है। ये भी चक्रीय प्रवाह के कारण है। मॉडल आय के रिसाव तथा युग के अवधारणाओं को सम्मिलित करता है। ये भी आय के चक्रीय प्रवाह के उदाहरण है। आइए नेक्स्ट। उपभोक्ता अधिशेष को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि वास्तविक कीमत। 64 वो गलती क्यों है लास्ट वाला? जब कोई भी रिसाव या योग नहीं होता है तब व्यवस्था संतुलन की स्थिति में होती है। नहीं, देखिए इसका देखिए जब मतलब कोई भी रिसाव योग होगा ना तो संतुलन की स्थिति में तब रहेगा जब आय और व्यय बराबर हो। रिसाव या योग की स्थिति में भी व्यवस्था संतुलन की स्थिति में हो सकती है। ऐसा तब होगा जब कुल रिसाव कुल योग के बराबर होगा। कुल रिसाव कुल योग के बराबर होगा, वही है आय और व्यय दोनों बराबर। आइए आगे। तो उपभोक्ता अधिशेष को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि वास्तविक कीमत एवं संभावित कीमत के बीच का अंतर। तो उपभोक्ता अधिशेष क्या परिभाषित करता है? वास्तविक कीमत एवं संभावित कीमत के बीच का अंतर। नेक्स्ट। यदि हम किसी वस्तु को अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी। अर्थात एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक लागत और अवसर लागत। आर्थिक लागत और औसत लागत। एक बार फिर से, यदि किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं की कम मात्रा प्राप्त की जा सकेगी। अर्थात एक वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। इसे हम आर्थिक लागत या औसत लागत कहते हैं। नेक्स्ट। सभी दो वस्तुओं की संयोजन को दर्शाने वाली वक्र जिससे उपभोक्ता के समान स्तर की संतुष्टि मिलती है, इसे क्या कहते हैं? तटस्थता वक्र। क्या कहते हैं? तटस्थता वही वक्र। है क्वेश्चन। जो मतलब एक वस्तु को कम किया जाए तो दूसरा बढ़ेगा, इसको ग्राफ में क्या कहते हैं? तो तटस्थता वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में गति करती है उसको क्या कहते हैं? निकृष्ट वस्तुएं। वैसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में गति करती है उसे निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट। निकृष्ट वस्तु क्या होता है? मतलब आय अगर बढ़ेगा, सुनिए ना, आय अगर बढ़ता है तो जो निम्न गुणवत्ता वाला जो सामान होता है उसका यूज हम कम कर देते हैं। देखिए, वस्तु की मांग और आय के बीच का जो विपरीत होता है ना, उसी को कहते हैं। जब हमारा आय बढ़ेगा ना तो निम्न स्तर का जो सामान हम यूज करते हैं उसको कम कर देंगे, उच्च स्तर का हम करने लगेंगे, उसी को निकृष्ट बोला जाता है। तो वही होगा। समान मानव व्यवहार है कि आय में बढ़ोतरी के साथ किसी उपभोक्ता वस्तु की निम्न गुणवत्ता से अच्छी गुणवत्ता की ओर रफ्तानी की जाती है। यही कारण है कि आय की वृद्धि के साथ निकृष्ट वस्तुओं की मांग घट जाती है। अतः निकृष्ट वस्तुओं की मांग और आय के बीच में विपरीत संबंध होता है। पैसा कमेगा तो बढ़ेगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति नहीं है? सजातीय उत्पाद। कौन कौन है? विक्रेता की अधिक संख्या, उद्यमों का स्वतंत्र प्रवेश, उद्यमों का स्वतंत्र निकास। आइए नेक्स्ट।
उद्यम एक दूसरे के साथ समझौते कर प्रतिस्पर्धा न करने का निर्णय ले सकते हैं और कुल लाभ की अधिकतम कर सकते हैं। ऐसा किस प्रकार के बाजार में संभव है? द्वया अधिकार। देखिए, द्वया अधिकार अल्प अधिकार की विशेषता स्थिति है जहां केवल दो उद्यम विक्रेता होते हैं। अतः अपनी आय सुरक्षित करने के लिए एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा न करने वाले और उद्यमों के कुल लाभ को एक साथ अधिकतम करने का निर्णय भी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों उद्यमी ऐसे एकाधिकार उद्यम की भांति व्यवहार कर सकते हैं जिसके दो कारखाने हो। द्वया अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा दी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच का संबंध क्या दर्शाता है? एंजेल वक्र। उपभोक्ता आय और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा एंजेल वक्र से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सीमांत राजस्व वक्र औसत राजस्व वक्र से कम होता है। सीमांत राजस्व वक्र औसत राजस्व वक्र से कम होता है। उसी को एकाधिकार कहते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सरकारी हस्तक्षेप की सहायता से पूर्ण रोजगार। गलत। सरकारी हस्तक्षेप की सहायता से पूर्ण रोजगार। सही है, यही गलत है। अच्छा, गलत कथन को बोल रहा है। गलत कथन सही बोलते हैं। कोई बचत नहीं। समष्टि अर्थव्यवस्था में कोई बचत नहीं। उत्पादों और कारकों के मध्य मुक्त प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति, यह सिद्धांत जेव बाइटिस्ट ने दिया था। समष्टि अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? जेव बाइटिस्ट ने दिया था। देखिए इसका डिस्कशन इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार से सहायता नहीं लेंगे, अपना हम खुद आय करेंगे और वे भी अपना करेंगे। मतलब एक आत्मनिर्भर नहीं होता है, उसी टाइप का अपने भाषा में समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? सीमांत उत्पादक वक्र का आकार यू आकार के विपरीत होता है। सीमांत उत्पादक वक्र का आकार यू आकार के विपरीत होता है। सीमांत उत्पाद वक्र चर अनुपात के नियम को दर्शाता है। सीमांत उत्पाद वक्र चर अनुपात के नियम को दर्शाता है। दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस सीलिंग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सही पढ़ते हैं। सीलिंग के कारण लाभ प्राप्त करने वाले क्रेताओं की संख्या क्रेताओं के वास्तविक संख्या से कम होती है। सही है। सीलिंग अतिरिक्त मांग का सृजन करती है। अतिरिक्त मांग का सृजन करती है। सीलिंग हानिकारक और लाभकारिता दोनों उत्पन्न करती है। इसी प्रकार के प्रभाव के लिए सीलिंग का वास्तविक बाजार मूल्य से अधिक स्तर पर निर्धारित नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार के सीलिंग का बाजार निर्धारित मूल्य से कम स्तर पर होनी चाहिए। करना चाहिए मगर कम स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन संभावित वर्ग का नया नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? उत्पादन संभावित वक्र का अन्य नाम क्या है? रूपांतरण वक्र। अगला आगे, मांग वक्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र कम मूल्य लोचशील है और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अधिक मूल्य लोचशील होता है। इसी को मांग वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर अनुपात के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। जो पढ़ते हैं, यह एक लघु औदारिक अवधारणा है। यह एक लघु आवधिक अवधारणा है। केवल चर कारक में परिवर्तन होता है। उत्पादन के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। चर कारक स्थिर कारक के बीच अनुपात परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सीमांत उपभोक्ता बढ़ती है तो क्या दर्शाती है?
वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। जब सीमांत उपभोक्ता बढ़ती है तो वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। सीमांत उत्पादकता बढ़ती है तो वृद्धिमान प्रतिफल का नियम लागू। समग्र वक्र की कमी की स्थिति से, नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र वक्र की कमी से मांग की कमी की स्थिति में, समग्र मांग की कमी की स्थिति में क्या होगा? अल्पाधिकारिक अर्थव्यवस्था में आउटपुट और रोजगार की कमी होती है। अल्पाधिकार अर्थव्यवस्था में आउटपुट और रोजगार में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में कोई विशिष्ट कर पूरी तरह से उपभोक्ताओं पर आरोपित होगा? आपूर्तिपूर्ण लोचशील होगा। आपूर्तिपूर्ण लोचशील होगा। चलिए आगे। ए और बी दो ऐसी दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। यदि वस्तु बी के मूल्य में वृद्धि होकर 50 से 100 हो जाती है तब ए की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन देखा जा सकता है? मांग वक्र का वामावर्त स्थानांतरण। मांग वक्र का वामावर्त स्थानांतरण। नेक्स्ट, एक एकाधिकारी मांग वक्र के किस भाग में कभी भी उत्पादन नहीं करेगा? बेरोजगार में कभी उत्पादन नहीं करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बाजार में आपूर्ति वक्र नहीं होता है? एकाधिकार में। सिर्फ एकाधिकार में नहीं होता है। नेक्स्ट, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। यदि एक दी हुई समयावधि की कीमतें और मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, क्राउडिंग आउट की स्थिति में भारत जैसे देश के लिए क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होंगे? कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगी। सरकार द्वारा कर की दरों को ऊंचा किया जा सकता है। ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। चौथा कह रहा है कि मुद्रा का मूल प्रतिकूल प्रभाव दिखाई दे सकता है। मुद्रा के मूल क्राउडिंग आउट का अर्थ है सरकार द्वारा मुद्रा या पूंजी बाजार से सार्वजनिक कार्य पर व्यय के लिए संसाधनों को हटाना, जिससे निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों में कमी आ जाए। इसी को क्राउड आउट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपाती प्रभाव कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है? प्रपाती प्रभाव क्या है? वस्तु के उत्पादन के लिए जरूरी आगत को कारारोपित होना तथा उत्पादन के प्रत्येक चरण में कर के ऊपर कर लगाने की वस्तु का लागत मूल्य का बढ़ जाना प्रपाती प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट, विभिन्न आर्थिक प्रणालियों के सरकार की अलग अलग भूमिका होती है। निम्नलिखित आर्थिक प्रणालियों में सरकार की घटती भूमिका को क्रमबद्ध तरीके से सजाइए। सबसे पहले केंद्रीय नियोजित प्रणाली, उसके बाद कृषियन मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसके बाद आधुनिकृत उदारीकृत मिश्रित प्रणाली, उसके बाद लेसेज फेयर प्रणाली, सबसे पहले हो गया केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली, उसके बाद हो गया कृषियन मिश्रित अर्थव्यवस्था, आधुनिक उदारीकृत मिश्रित प्रणाली, उसके बाद लेसेज फेयर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के उधार के अंतर्गत श्रेणी में नहीं आते हैं? आते हैं कौन कौन? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात, साख और नवीकरणीय ऊर्जा। बैंक वाला इसमें नहीं आता। बैंक वाला नहीं आता। नेक्स्ट, यदि अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी लोग अपनी आय में बचत के अनुपात की वृद्धि कर देते हैं, अर्थात यदि अर्थव्यवस्था में बचत की सीमांत अनुपात बढ़ जाता है तो अर्थव्यवस्था का बचत का मान क्या होगा? घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। घटेगा और अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं में सम्मिलित किया गया। सही उत्तर चुनिए।
सार्वजनिक और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। प्रमुख विशेषता उसकी क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, आर्थिक नियोजन, सरकार का विनियामक रूप से भूमिका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवासन की गणना के लिए प्रवासन का गुरुत्व मॉडल प्रयुक्त होता है? तो वस्तु, सेवा और व्यक्ति। प्रवासन का गुरुत्व मॉडल कौन कौन से है? वस्तु, सेवा और व्यक्ति। वस्तु, सेवा और व्यक्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ता की अवस्था को निवेश बढ़ाने का साधन नहीं है? राजकोषीय समेकन। कौन कौन है? कारोबारी लागत को सुगम बनाना, है। स्थिर कर विनियामक वातावरण को समाप्त करना, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल निजी क्षेत्र और संपत्ति के अधिकारों के बारे में उभयवृत्ता, दोहरे विचार या दृष्टिकोण में रखता है। सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मॉडल में विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के संबंध में राज्य की क्षमता बहुत कम है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मॉडल संसाधनों को अपर्याप्त पुनर्वितरण का सामना करना पड़ता है। सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक अभिसरण पद का अर्थ क्या है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में अर्थव्यवस्थाओं का अभिसरण। क्या है? आर्थिक अभिसरण क्या है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में अर्थव्यवस्थाओं का अभिसरण। आइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? सही कौन कौन से है? इसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं पर सरकार अथवा किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, यह निर्णय सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं का मूल बाजार मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है, वस्तु पर नहीं किया जाता है। सरकार, ये सब निर्णय सरकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? अनिवार्य नियोजन में अर्थव्यवस्था को संचालित करने में बाजार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नहीं निभाता है। बाजार महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं सामान्यतः निर्देशात्मक नियोजन का अनुसरण करती है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का ऋण में शामिल है? कौन कौन से प्राथमिकता ऋण प्राप्त क्षेत्र का ऋण? हाँ, कृषि है, निर्यात ऋण है, आवास है, नवीकरणीय ऊर्जा। कृषि, निर्यात ऋण, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में आते हैं। देखिए इसमें 8 वो इसमें दिया हुआ है, कौन कौन आएगा वो सब भी पढ़ लेगा। देखिए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है कृषि आएगा, सूक्ष्म या लघु या मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक आधारभूत संरचनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? मुद्रा बाजार अल्पावधिक निधियों को लेनदारी और देनदारी का बाजार है। मुद्रा बाजार अल्पावधिक निधियों की लेनदारी और देनदारी का बाजार है। सही है। मतलब बहुत कम समय के लिए शेयर बाजार है। राजकोष बिल मुद्रा बाजार का एक साधन है। राजकोष बिल मुद्रा बाजार का एक साधन है। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को गिना जाएगा? इसका कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक ऐसा निजी विद्यालय का शिक्षक जहां 25 शिक्षक कार्यरत है। औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में गिना जाएगा। एक ऐसे निजी विद्यालय का शिक्षक जहां 25 शिक्षक काज करते हैं। मैंने अपना मर्जी से जितना आए कटा लीजिए। आगे बढ़िए। उत्पादन कारकों और वस्तु सेवाओं के उत्पादन के दौरान उनके पारिश्रमिक
के बारे में निम्नलिखित उद्यमों पर विचार कीजिए। एक तरफ है उत्पादन कारक, एक तरफ है पारिश्रमिक। चलिए इसमें कौन सा सम्मिलित है वो बताना है। स्थिर प्राकृतिक संसाधन, लगान, मानव श्रम, मजदूरी लेगा, और उद्यमिता से लाभ होता है, ब्याज नहीं आता। देखिए इसमें 4 उत्पादक कारक होता है। मानव श्रम होगा, पूंजी होगा, स्थिर प्राकृतिक संसाधन हो गया, मतलब भूमि हो गया, उद्यमी हो गया। मानव श्रम क्या लेगा? मजदूरी लेगा। पूंजी क्या लेगा? ब्याज लेगा। इस भूमि क्या लेगा? लगान लगेगा। उद्यमी क्या चाहता है? लाभ चाहता है। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। बेबलेन वस्तुओं की मांग वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। बेबलेन वस्तुओं का मांग वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। बेबलेन वस्तुएं सामान्यतः गौण उत्पाद होती है। गौण उत्पाद नहीं होती है। पढ़ लेते हैं। यदि बेबलेन वस्तुएं सामान्यतः उच्च गुणवत्ता प्रतिष्ठित उत्पाद में होती है तो उसे गिफेन वस्तुओं ऐसे गौण उत्पाद जिनके फलस्वरूप रफ्तार नहीं होते हैं उसकी विपरीत होती है, इसलिए गौण वस्तुएं नहीं होते हैं, गिफेन में होता है। गिफेन वस्तु जानते हैं ना? देखिए बेबलेन वस्तु ऐसी वस्तु है जिसमें मूल्य वृद्धि के साथ मांग वृद्धि की प्रवृत्ति होती है और अपनी विशिष्ट प्रकृति के कारण वे प्रतिष्ठा में वृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। नेक्स्ट पे आई, वृद्धि होगा लेकिन उसका मांग भी बढ़ते जाएगा, मूल्य बढ़ेगा। आगे बढ़िए। युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित है। पद है और विवरण है। कौन सा सुमेलित है? गोल्डन हेड कैप। गोल्डन हेड कैप जो है ना, कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने से रोकने के लिए भुगतान है। इसको गोल्डन हैंड कैप कहते हैं। गोल्डन हेड कैप कहते हैं। गोल्डन हेलो नीचे पढ़ना पड़ेगा। गोल्डन रूल सरकार या उधारी और खर्च से संबंधित है। गोल्डन हेलो एक कंपनी द्वारा प्रतिद्वंदी कंपनियों से किसी कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला एक बड़ी राशि का भुगतान है। गोल्डन रूल तो हो गया। गोल्डन हैंड शेक इसका संबंध है एक ऐसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि पूरी होने से पहले नौकरी छोड़ने पर किया जाने वाला भुगतान, जो सामान्यतः उदार भुगतान होता है। जो नौकरी छोड़ने पर किया जाना होता है। छोड़ने के लिए कोई मजदूर आया और बोला कि नहीं हम 8 महीना में हम जा रहे हैं, हमको कहीं दूसरे जगह मिल रहा है इससे ज़्यादा, उसको जो भुगतान दिया जाता है उसको गोल्डन हैंडशेक बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गीग अर्थव्यवस्था का सर्वोत्तम वर्णन करता है? गीग अर्थव्यवस्था का एक प्रकाशन संस्था के साथ संबंध स्वतंत्र वृत्तलेख। एक प्रकाशन संस्थान के साथ संबंध स्वतंत्र वृत्तलेख है। सही है। आगे उत्पादन गतिविधि में मूल ह्रास पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। यह दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण पूंजी के अप्रत्याशित या अचानक नष्ट होने से संबंधित नहीं है। यह एक प्रवाह चर है। मूल ह्रास। आइए आगे गिफेन वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि होती है। सही है। उसके बाद गिफेन वस्तुओं के लिए आय का प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक प्रभावशाली होती है। समझ में आ गया ना? चलिए गिफेन वस्तु के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। गिफेन वस्तु ये ऐसी वस्तु है जिनकी कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होने के बजाय वृद्धि हो जाता है। सामान्य मांग सिद्धांत के विपरीत। मतलब रॉबर्ट गिफेन 1837 से 1910 के नाम पर इसे गिफेन पैराडॉक्स का नाम दिया गया है।
गिफेन वस्तु में है क्या, जो दाम कीमत बढ़ेगा तो वस्तु का मांग भी बढ़ जाएगा, और सब सामान्य वस्तु में क्या होता है, कीमत बढ़ता है तो वस्तु का मांग घट जाता है। चलिए हो गया। आइए नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन में जो गीग अर्थव्यवस्था जो था, उसमें क्या होता है गीग अर्थव्यवस्था में कि वेतन नहीं दिया जाता है, उसको भोजन दिया जाता है और जो ट्रैफिक खर्च होता है वो दिया जाता है गीग अर्थव्यवस्था। आइए 105 नंबर 107 निम्नलिखित में से कौन सा युग सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित है उसको देखते हैं। जब कुल उत्पादन वर्धमान दर पर बढ़ता है उसको सीमांत उत्पादक बढ़ता है, उसका भी सीमांत उत्पादक बढ़ता है। जब कुल उत्पादक ह्रासमान दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन घटता है। जब कुल उत्पादक अपनी अधिकतम दर पर पहुंच जाता है तो सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाता है। सही है, आगे बढ़े। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 107 नंबर आपको ठीक से देखिए, सुमेलित नहीं है। हाँ तो सुमेलित वाला तो पढ़ा ना, तो बी वाला नहीं है। जब कुल उत्पादन बी जो है कुल उत्पादन का ह्रास आरंभ हो जाता है, ऋणात्मक होता है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, धनात्मक नहीं ऋणात्मक हो जाता है। चलिए आगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह तकनीकी प्रगति पर आधारित है जो अपशिष्ट उत्पादों को उपयोगी बनाए रखने में सहायता करती है। क्या है चक्रीय अर्थव्यवस्था, क्या है सतीश जी बोलिए। चक्रीय अर्थव्यवस्था वही है जो मतलब जैसे कि तकनीक में प्रगति पर जो होता है, जैसे अभी 4G चल रहा है, एकाएक 5G आ गया तो 4G वाला को फिर उसको तकनीकी देगा तब तो 5G में काम सही है उसके कर्मचारी को। चलिए चक्रीय अर्थव्यवस्था हो गया, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? अमर्त्य सेन के बारे में पूछ रहा है, इसे जन्मोन्मुख होना चाहिए। इसे जन्मोन्मुख होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में वो सुझाव दिए हैं कि इसे जन्मोन्मुख होना चाहिए। उसके बाद सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव इनमें से होना चाहिए। यही इनका देन था अमर्त्य सेन का। आइए 110 नंबर क्वेश्चन। चक्रीय देखिए क्या बोला इसका पढ़। हाँ, अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। बिल्कुल सही है। इसके अनुसार मानव का विकास ही आर्थिक विकास का मुख्य लक्षण है तथा शिक्षा व जन चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। मतलब क्या बोला है, शिक्षा और चिकित्सा सुधार के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। अमर्त्य सेन कल्याण का पूछेगा कि लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था इस पे कोई नेता बात करता है शिक्षा पे, चिकित्सा पे, सिर्फ पे क्यों बात करता है? वो भी अभी दिल्ली भाग गया है। चलिए चक्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? पढ़े थे पीछे से। संसाधनों के दक्षतम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनर्विनिर्माण, नवीकरण पर बल दिया जाता है। मगर नया जो आप सही बोले। दूसरा, कम से कम संभावित संसाधनों में इनपुट के साथ अधिकतम संभावित लाभ आउटपुट प्राप्त करने पर प्रयास किया जाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? न्यास पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास ट्रस्टीशिप सिद्धांतों पर आधारित है। न्यास सिद्धांत के अनुसार अमीर लोग ट्रस्टों के ट्रस्टी होंगे जो समान रूप के लोगों को कल्याण को देखभाल करेंगे। यह अवधारणा गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड की पुस्तक ऑन टू द लास्ट से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक ऑन टू द लास्ट से ली गई है। गांधी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की आधार